A very good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter of economics, that is globalization and the Indian economics. I am taking this chapter because I want to finish this book of economics. This is our last chapter of economics. After finishing this chapter now, we need not to finish the last chapter of economics, that is consumer rights. This is already deleted before 3-4 years. From last 3-4 years, we are not taking consumer rights in our course. So till this fourth chapter, we have to complete the economics, and after finishing this chapter, our course will be completed. Then let us start the term with the term globalization. That what is globalization? It is the integration between countries through. Integration means interconnection, interlinking of different countries of the world through foreign trade and foreign investment. Now foreign trade means there is exchange of commodities and services between different countries of the world. Means अपने देश में ना सेल आउट करके दूसरी जो कंट्रीज है वर्ल्ड की, वहां पे भी प्रोडक्ट सेल करना, इंडियन प्रोडक्ट्स को आउटसाइड सेल करना और आउटसाइड प्रोडक्ट्स को इंडिया में मंगवाना. तो दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब आउटसाइड कोई कंपनी जो है हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, या हमारे कंट्री के जो कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स हैं वो आउटसाइड कंट्रीज में जाके पैसा लगाते हैं, वहां जाके कंपनीज ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मतलब दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना, विद इन कंट्री इन्वेस्ट न करके आउटसाइड कंट्री में जो है पैसा लगाना, नई कंपनी इंट्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक तरीके से देयर वाज अ इंटरकनेक्शन, इंटीग्रेशन, इंटरलिंकिंग, इंटर एक्सचेंजिंग वी कैन से, or interconnectivity between different countries through foreign trade, through foreign investment, and not only through foreign trade and foreign investment, there is an exchange of, we can say, people, culture, ideas, technologies. So when in my language, what I used to call globalization is open market to all. When market is open for everybody and for any part of the world, that is called as globalization. Understand? Basically क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो अपन इकोनॉमिक्स के टर्म में ही इसको देख रहे हैं कि इट इज ए इंटीग्रेशन. हालांकि ग्लोबलाइजेशन में कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है, कल्चर्स, आइडियाज, लोग, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इकोनॉमिक्स इज व्हाट? रिलेटेड टू मॉनेटरी सिस्टम, इजंट इट? तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इट इज ए इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जब अलग अलग कंट्रीज अपने में ट्रेड करने लगती हैं, एक दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने लगती हैं, और इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड है एक ही मार्केट बन जाता है. मीन्स मार्केट हमारे लिए पूरा खुला है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन. अंडरस्टैंड? So let us start with our chapter. Beta, as a consumer, as a customer, if we go to market today, so today what we find? We find varieties of choices. Varieties of choices related to any services, related to any commodity, isn't it? Suppose the example of mobile. If we want to buy mobile, so we will get the producers or companies of India as well as any outside countries mobile. If we want to buy, so today we can buy it easily. But if we talk about 2-3 decades before, means before 1990s की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद से और 1990s तक की अगर अपन बात करें, तो क्या था? हमको इतनी चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी. अगर हम मार्केट में जाते थे तो हमारे पास एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर चॉइसेस लिमिटेड थी. क्यों लिमिटेड थी? क्योंकि हमको सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे मार्केट में. मैक्सिमम जो थे इंडियन प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल थे. लाइक अगर हम मोबाइल में जाते थे तो नोकिया चल रहा था, उस समय फेमस था. अगर हम कार में जाते तो एम्बेसडर ऑफ फेट हमको जो है देखने को मिलती थी. तो मीन्स लिमिटेड था सब कुछ, चॉइसेस इतनी नहीं थी. आउटसाइड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स इंडिया में लाना इतना ईजी नहीं था उस समय, बिफोर 1990s. अब 1990s के बाद क्या हुआ वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि 1990s तक अगर हम कंज्यूमर एज ए कस्टमर मार्केट में जाते थे तो हमारे पास इतनी चॉइस अवेलेबल नहीं थी. हम इंडियन प्रोडक्ट लेकर ही घर पर आते थे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडनली हमको जो है फॉरेन थिंग्स, फॉरेन मार्केट्स की जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली अवेलेबल
होने लगे। तो ये सारी चीजों के जो आंसर्स है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दैट हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्या हुआ कि 1990s के बाद जो है इतना रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो 1990s के बाद में क्या आया, ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, अब आप लोग कहोगे मैम फॉरेन ट्रेड तो पहले भी होता था। हाँ, हमने हिस्ट्री से पढ़ रखा है कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा था। ब्रिटिशर्स टाइम में अपन ने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट होकर आए। ब्रिटिशर्स कोई घूमने थोड़ा ना आए थे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स कोई रूल करने थोड़ा ना आए थे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट होकर आए थे ट्रेड पर्पज से, इंडिया में ट्रेड करने आए थे। 8th क्लास में पढ़ाया था ना बेटा मैंने कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस, ट्रेड करने के लिए आए थे। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने कंट्री में, ब्रिटेन में, वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार करके इंडिया में आके सेल आउट करते थे। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड तो ओल्ड टाइम से ही चला आ रहा है, बट वो एक लिमिटेड लेवल पे था। मीन्स पहले सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था और फिनिश प्रोडक्ट्स वहां से आ जाता था, या फिर रॉ मटेरियल हम मंगवाते थे तो फिनिश प्रोडक्ट बना के वहां जाते थे। तो जनरल पहले टाइम में जो था लिमिटेड लेवल पे हो रहा था, और जब ये वास्ट लेवल पे होने लग जाए, ठीक है, सिर्फ सेल आउट ही नहीं हो, मीन्स रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स एक्सचेंज नहीं हो, प्रोडक्शन भी जब वाइड लेवल पे होने लग जाए, आ रही है बस समझ में, जब प्रोडक्शन एक कंट्री में ना होकर अलग अलग कंट्रीज में होने लग जाए, जब ये वास्ट लेवल पे हो जाए, फास्टर हो जाए, इजी हो जाए, तो इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट इज अ वेरी लार्ज लेवल। ठीक है, पहले होता था लिमिटेड लेवल पे होता था फॉरेन ट्रेड, कुछ ही चीजों का होता था, रॉ मटेरियल जाता था, फूड आइटम, मसाले जाते थे, क्लोथ जाते थे, तो लिमिटेड लेवल पे होता था। और अब जो है कुछ भी जो है चीज अवेलेबल है एनी टाइम मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। कोई बैरियर्स नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि इस तरीके से इजी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया सोसाइटी में, कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आया, किसने मेजर रोल प्ले किया। तो ऑल दिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट हेडिंग, दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, पेज नंबर 56। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो बेटा इसमें अपन मेजर रोल देखेंगे एमएनसीज का, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसमें अपन मेजर रोल देख रहे हैं एमएनसीज। नाउ व्हाट इज दिस एमएनसीज? एमएनसीज आर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज वी कैन से, अंडरस्टैंड? मल्टीनेशनल कंपनीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज एमएनसीज। तो इस ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली इस चैप्टर में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और ग्लोबलाइजेशन का मेन रोल जो प्ले किया एमएनसीज। तो ये पूरा चैप्टर डिपेंडेड है अपना एमएनसीज। इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को फास्टन सक्सेसफुल बनाने वाली ये मल्टीनेशनल कंपनीज हुई। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया? पहले जो सिर्फ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, फॉरेन ट्रेड होता था बिटवीन टू कंट्रीज, अब इन्होंने क्या किया? आके प्रोडक्शन करना शुरू किया ऑल ओवर या बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, जब सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, कोई कार है, तो कार जो है अलग अलग कह सकते हैं पार्ट्स से बनी हुई होती है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके क्या किया इंडिया में, उन्होंने क्या किया? कार के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिन जिन कंट्रीज में कम कॉस्ट में इजीली बन सकते हैं, तो उन अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में बना के और फाइनली जो है एक प्रॉपर मॉडल जो है डिफरेंट कंट्री में जाके प्रोड्यूस किया। तो जब एक कार में कोई भी आइटम जो है अलग अलग कंट्रीज में प्रोड्यूस हो, उसके कंपोनेंट्स, और वो फाइनली तैयार हो, मीन्स प्रोडक्शन जो है एक आइटम का एक जगह ना होके अलग अलग कंट्रीज में होता है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। और इस प्रोसेस को सक्सेसफुल किसने बनाया? एमएनसीज ने। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बाहर के देशों से आके दूसरे देशों में अपने ऑफिसेज, अपने कंपनीज सेटअप करती हैं, उनको अपन बोलते हैं एमएनसीज और मल्टीनेशनल कंपनीज। दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करती है, अपनी कंपनीज ओपन करती हैं और नए नए जो है प्रोडक्ट्स और गुड्स बना के अलग अलग कंट्रीज में सेल आउट भी करता है। दैट इज कॉल्ड एज एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पे आपके पेज 56 में एक एग्जांपल भी दे रखा है कि किस तरीके से एमएनसीज ने जो है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज सक्सेसफुल बनाया।
इधर एग्जांपल दे रखा है येलो बॉक्स में, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसीज, कैसे जो है प्रोडक्शन को स्प्रेड किया। लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एक एमएनसी है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है। डिजाइन इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड, अब वो कैसे प्रोडक्शन फैला रही है, डिजाइन कहाँ बना उस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का, यूनाइटेड स्टेट्स में। देन हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, उस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का डिजाइन बना यूएस में, उसके कंपोनेंट्स बने चाइना में। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled. फिर वहां से लेकर गए उसको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में जहां पे उन सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया गया। The finished products are sold, और फाइनली इक्विपमेंट तैयार हो गया मैक्सिको में और वहां से फिर वो सेल होने के लिए गया ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, व्हेन पर्टिकुलर कमोडिटीज और पर्टिकुलर आइटम्स, different components are produced in different countries, then assembled in any other countries and then sold out throughout the world. तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। और इसको पॉसिबल किसने बनाया, एमएनसीज ने। किसने, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने आके अलग अलग कंट्रीज में अपनी ऑफिस, अपनी कंपनी सेटअप करी और इस तरीके से प्रोडक्शन करना शुरू किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एमएनसीज आने से पहले क्या सिनेरियो था और एमएनसीज आने के बाद में क्या चेंजेस आए। तो बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज, ठीक है। एमएनसीज नहीं आई थी ना बेटा, तो उससे पहले जो है प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंट्री में, अगर कोई चीज बनने जा रही है ना तो वो इंडिया में बनने वाली है, बनने जा रही है, तो उसका पूरा जो पिक्चर भी इंडिया में तैयार होगा, कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनेंगे, उसका फाइनल रूप भी इंडिया में ही आएगा। पहले ऐसे नहीं होता था, ये सारा दिमाग किसने लगाया, एमएनसीज ने आके, कि अलग अलग जगहों पे बना के जो है चीज तैयार की जा सकती है एमएनसी से। अब ये जो है सिनेरियो में बता रही हूँ बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसी। सेकंड थिंग, ट्रेड। पहले जो है सिर्फ रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश गुड्स, मैंने ये आपको बताया ओल्ड टाइम से ही हम फॉरेन ट्रेड करते आ रहे हैं। या तो पहले हम कच्चा माल रॉ मटेरियल भेजते थे या फिर फिनिश रॉ मटेरियल मंगवाते थे, तो फिनिश प्रोडक्ट सेल आउट करते थे और ज़्यादा ज़्यादा फूड स्टफ सेल आउट। तो मार्केट जो रिलेशन था दो कंट्रीज में पहले कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, या तो रॉ मटेरियल जाएगा या फिनिश गुड जाएगा या ज़्यादा ज़्यादा फूड आइटम्स, फूड स्टफ जो है ट्रेवल करते थे बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज। देन थर्ड पॉइंट इज इंडियाज एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, इंपोर्ट फिनिश। इंडिया उस समय क्या करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज। बट आफ्टर कमिंग ऑफ एमएनसीज सिनेरियो चेंज हो गया। जो प्रोडक्शन सिर्फ पहले एक देश में हो रहा था, नाउ द प्रोडक्शन वाज डन ग्लोबली। तो रोल क्या प्ले किया एमएनसीज ने, एमएनसीज मेक इट पॉसिबल द प्रोडक्शन ग्लोबली। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ग्लोबली प्रोडक्शन हुआ तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो कॉस्ट थी ना बेटा वो रिड्यूस हो गई। क्यों कि एमएनसीज जो है उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के आइटम उन्हीं जगहों पे जाके प्रोड्यूस करवाते थे जहां पे उसकी कॉस्ट कम आए। तो सभी चीज़ों को देख करके मार्केट कैसा है, वहाँ पे लेबर अवेलेबल है या नहीं है, इक्विपमेंट्स रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, तो उन्हीं जगहों पे जाके जो अपने ऑफिस सेटअप करके और वहीं पे कंपोनेंट तैयार करते थे। तो इस तरीके से जो आइटम तैयार होता था, इक्विपमेंट तैयार होता था, वो लो कॉस्ट में तैयार होता था। आ रही बात समझ में बेटा, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते थे, ऐसी जगहों के सेलेक्ट करते थे जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, कहीं से कुछ मंगवाना ना पड़े, ठीक है। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि कॉस्ट जो है आइटम्स की रिड्यूस होने लगी। तो बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज जो प्रोडक्शन था वो एक ही जगह पे होता था। आफ्टर कमिंग ऑफ एमएनसीज जो प्रोडक्शन है वो ग्लोबली होने लगा। बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज जो आइटम्स थे वो महंगे मिलते थे कस्टमर को, और कस्टमर को बेनिफिट हुआ एमएनसीज के आने का, जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हुई आइटम्स की और हमको सस्ते में जो है वैरायटीज ऑफ चॉइस। पहले हमारे पास लिमिटेड चॉइस थी, बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज लिमिटेड चॉइस थी, ठीक है। अब जो है हमारे पास एज ए कंज्यूमर वैरायटीज ऑफ चॉइस आने लगी। आ रही बात समझ में। देन लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि हाउ इधर क्वेश्चन बनेगा आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एमएनसीज इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक में करना है आपको कि व्हाट आर द वेरियस वेज और डिफरेंट वेज बाय विच एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो लेट अस स्टार्ट।
ओके बेटा, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो इस टॉपिक में पहले ये वेज बताने से पहले मेन आंसर बताना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया वो आंसर बताने से पहले इसका जो पेज नंबर 57 में जो हेडिंग है ना बेटा, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बन रहा है। मैंने आपको बताया कि एमएनसीज क्या करती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। क्यों रिड्यूस करती है? क्योंकि वो ग्लोबली जो है चीजों को प्रोड्यूस करती है, जो पर्टिकुलर कमोडिटी इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है उसको अलग अलग जगहों पे ग्लोबली प्रोड्यूस करके उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एमएनसीज है वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके किसी भी देश में जाकर जो अपनी कंपनीज को ओपन करती है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय एमएनसीज बिफोर ओपनिंग या फिर इन्वेस्टिंग इन एनी कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आ सकता है। सॉरी बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय एमएनसीज बिफोर ओपनिंग इट्स कंपनी और ऑफिस इन एनी कंट्री। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर दे रखा है, लेट अस सी। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू मार्केट। तो फर्स्ट फैक्टर, इसको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो हेडिंग्स देके, कि एमएनसीज जो है देखती है कि उस पर्टिकुलर जगह में मार्केट कितना अच्छा, वाइडली कितना पास में जो है वर्किंग एरिया से अवेलेबल है, मार्केट कैसा है, कंज्यूमर्स कितने इंटरेस्ट लेते हैं कोई भी चीज बाय करने में। सेकंड थिंग, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। स्किल्ड मीन्स जो हाईली क्वालिफाइड है, इंजीनियर्स है वो, अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, अनएजुकेटेड लेबर क्लास वर्कर। तो ये दोनों देख के जाती है कि ये दोनों कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं हमको किन कंट्रीज में इजीली लो कॉस्ट में काम करने के लिए मिल जाएंगे, तो वो देख कर जाती है। थर्ड थिंग, वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एश्योर्ड। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंस देखती है गवर्नमेंट पॉलिसीज के, इन केस लोन की जरूरत पड़े, ठीक है, तो गवर्नमेंट कितने कम इंटरेस्ट में जो है लोन दे देगी, या दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंपॉर्टेंस देते हुए देखते हुए जो है एमएनसीज सेटअप देयर ऑफिसेज और कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर country. So all these factors are considered by MNCs before opening its company in any country. So these are the factors. This is our 3 mark short question here. Then in next paragraph 1 marks question is there कि what do you mean by foreign investment. ठीक है, मेन हेडिंग पे मैं आ रही हूँ, पर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं that is given कि what are the factors considered by MNCs, what do you mean by foreign investment, 1 मार्क्स के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि इन्वेस्टिंग फॉर बाइंग कमोडिटीज और एसेट्स फॉर एनी कंपनी। यहाँ पे दे रखा है, देखो, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट। कोई भी कंपनी खोलने से पहले उसको सेटअप करने के लिए, उसके एसेट्स खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। एंड इफ वी यूज टू डू सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंट्री, if one country is an investor doing investment in any other country, that is called as फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेम पर्पस के लिए अगर कोई आउटसाइड कंट्री आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो देन इट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, डू इट इन योर नोटबुक। नाउ वी आर कमिंग टू अवर मेन टॉपिक दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो व्हाट आर द वेरियस वेज, बैक क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है पेज नंबर 72 पर, बैक क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच MNCs set up control production in other countries. So there are 3 ways in which MNCs set up their control in various countries. Number 1, setting up production jointly with local companies. Outside countries से MNCs आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्रीज में आती है और जो हमारे लोकल जो फेमस प्रोड्यूसर्स है उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है, टाई अप कर लेती है, कोलैबोरेट कर लेती है। आ रही बात समझ में? जो लोकल फेमस कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप करके अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश करती है। तो फर्स्ट वे है किस तरीके से इंडिया में आ रही है एमएनसीज, थ्रू पार्टनरशिप। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अब इसका आंसर आपको डिटेल अगर आपको लिखना है तो इसी पेज 57 पे यहां से ये आंसर शुरू हो रहा है, राइट साइड से देखो। एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है
ये फर्स्ट पॉइंट का जो अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहा है। ये तो बेसिकली 3 वेज तो अपन पढ़ेंगे एमएनसीज किस तरीके से जो है प्रोडक्शंस को इंटरलिंक करती है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ टाई अप कर लेती है, पार्टनरशिप कर देती है, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप का बेनिफिट, क्यों लोकल जो कंपनीज है एमएनसीज से पार्टनरशिप करने को तैयार हो जाती है, उनको क्या बेनिफिट है? तो 2 बेनिफिट है लोकल कंपनीज को एमएनसीज के साथ टाई अप करने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्या बन गया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स टू लोकल कंपनीज ऑफ डूइंग टाई अप विद द एमएनसीज या डूइंग पार्टनरशिप विद द एमएनसीज। तो इसका आंसर भी यही दे रखा है, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। नंबर 1, MNCs can provide money for additional investment like buying new machines for faster production। जो लोकल कंपनीज एक लिमिटेड तक जो प्रोडक्शन कर रही है या उनके पास जो है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट नहीं है, तो एमएनसीज से पार्टनरशिप करने से उनको क्या बेनिफिट होता है कि एमएनसीज उनको मनी प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी कंपनीज को फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं। सेकेंड, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट। हो सकता है एमएनसीज जो बाहर से आ रही है अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रही है जो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो लोकल कंपनीज को एमएनसीज के साथ टाई अप करने के ये 2 बेनिफिट है। तो मेन क्वेश्चन अपन क्या पढ़ रहे थे कि किस तरीके से एमएनसीज आती है इंडिया में और टाई अप करती है। फर्स्ट अपन ने क्लियर कर लिया, थ्रू पार्टनरशिप। सेकेंड पॉइंट है एमएनसीज बाय लोकल कंपनीज, पार्टनरशिप नहीं करती, लोकल कंपनीज को पूरी तरीके से खरीद लेती है, जिसका कि एग्जांपल आपके पेज 58 पे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है बेटा ऊपर से। तो यहाँ पे दे रखा है कि एमएनसीज जो करती है लोकल कंपनीज को पूरी तरह से बाय कर लेती है। एग्जांपल दे रखा है कारगिल फूड्स ने जो है हमारा इंडिया का था परक फूड्स, परक के ऑयल, परक के राइस जो है पुराने टाइम में अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि परक के जो ऑयल है, परक के जो फूड आइटम्स है, परक के राइस जो है, राइस मैंने भी देखे हुए हैं बेटा कि ये मिलते थे और बहुत फेमस थे परक कंपनी। तो जो अमेरिकन कंपनी थी कारगिल फूड्स वो इंडिया में आई और परक कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लिया। अब जो है परक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो कारगिल फूड्स के नाम से बेचे जाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वे कि हाउ एमएनसीज जो है डू प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। थर्ड पॉइंट है एमएनसीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन टू स्मॉल प्रोड्यूसर। तीसरा तरीका है एमएनसीज क्या करती है, आती है स्मॉल प्रोड्यूसर से, लाइक गारमेंट बिजनेस करना है किसी एमएनसीज को, फुटवियर का बिजनेस करना है, तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑर्डर देती है एमएनसीज, फिर वो बना के एमएनसीज को देते हैं और उन प्रोडक्ट्स जो दूसरे जो लोकल जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं ना, उनके प्रोडक्ट्स को खरीद कर अपने नाम से एमएनसीज बेचती है। तो दिस इज द थर्ड वे ऑफ डूइंग और इंटरलिंकिंग और कनेक्टिंग प्रोडक्शन बाय एमएनसी। सो दीज आर द 3 वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक क्लियर टू यू एवरीथिंग, ठीक है। अभी जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा अपन ना कि एमएनसीज क्या करती है पार्टनरशिप में इंडिया में आके, तो इसका एक एग्जांपल दे रखा है आपका पेज नंबर 59 पे दे रखा है ये ब्लू बॉक्स में, फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स जो है एक अमेरिकन कंपनी है बेटा, ठीक है, जो कि 26 कंट्रीज जो वर्ल्ड की है वहां पे ये स्प्रेड हुई हुई है। अब ये इंडिया में आती है और इंडिया की अगर आपने पढ़ी हो तो ऑटोमोबाइल कंपनी है एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा और महिंद्रा के ट्रैक्टर्स आते हैं, आ रही है वो समझ में, अभी भी आते हैं। तो इंडियन कंपनीज के साथ आके वो पार्टनरशिप करती है, फोर्ड मोटर्स कोलैबोरेशन करती है। इन 1995 इट केम टू इंडिया और 1700 जो है अपन कह सकते हैं करोड़ जो है रुपीज स्पेंड करती है फॉर ओपनिंग प्लांट इन चेन्नई हेयर इन इंडिया। और 2014 में जो है 77,000 कार्स जो है इंडिया में सेल आउट करती है और 77,000 कार्स ही जो है अदर कंट्री, इंडिया से अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में भी सेल कर रही है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट वे ऑफ setting up of production across the countries by MNCs, tie up between Mahindra and Ford Motors. I think this is also clear to you. If any confusion will be there, now we will clear in Google Meet. Okay, beta. Then our next topic, 59 page, foreign trade and integration of market.
So one next heading is foreign trade and integration of market. As I have already told you students that foreign trade is not a new term. From very old time, from very ancient time, from historical period, we are doing trade with other countries. Even I have told you that the Britishers attracted or East India Company attracted towards India for trade purpose. ठीक है, वो तो बाद में धीरे धीरे वो ज्यादा अट्रैक्ट होकर पॉलिटिकली डोमिनेट करने का उन्होंने मन बनाया, बट फर्स्ट दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस. दिस इज नॉट अ न्यू टर्म, बहुत ओल्ड टाइम से फॉरेन ट्रेड करते आ रहे हैं. देन द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट, कनेक्ट द मार्केट. बैक क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो फर्स्ट इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, लोकल प्रोड्यूसर है, आउटसाइड प्रोड्यूसर है, उनके लिए एक तरीके से फॉरेन ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि वो अपने लोकल डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड जाके आउटसाइड द कंट्री जो अपने प्रोडक्ट को कह सकते हैं शो कर सके, प्रोड्यूस कर सके, सेल आउट कर सके. सेकेंड थिंग, प्रोड्यूसर गेट्स मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रोड्यूसर्स को जो है बहुत सारे मार्केट जो है अवेलेबल हो जाते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट. थर्ड थिंग, सिर्फ प्रोड्यूसर्स को इसके बेनिफिट नहीं है फॉरेन ट्रेड को, एट द सेम टाइम buyers as a consumer, as a customer, we people are also having benefit of foreign trade because we have varieties of choices to choose, varieties of product to choose from. Similarly, buyers get a variety of products to choose from all over the world. All over the world से हमारे पास varieties of item है. एक फोन खरीदने जाते तो varieties of choices है हमारे लिए. तो जो foreign trade है is beneficial for producer. तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बैक क्वेश्चन के तरीके से, अदर तरीके से आ सकता है कि what are the benefits of foreign trade to producers and consumers. तो producers की benefit मैंने आपको बता ही दिए हैं, gets an access to multiple मार्केट जो है मल्टीपल मार्केट अवेलेबल है प्रोड्यूसर्स को. कहीं से कोई भी प्रोडक्ट मंगवा के लो कॉस्ट में अपनी चीज को तैयार कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, एट ए टाइम अपने प्रोडक्ट्स को कहीं भी जाके सेल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं और दूसरी जगह से रॉ मटेरियल मंगवाकर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं. तो दीज आर बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर. एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट है कि वैरायटीज ऑफ चॉइसेस है, लेस प्राइस में थिंग्स अवेलेबल है और दूसरे प्रोड्यूसर से कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, कनेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और लाइक दिस द फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेटेड द वर्ल्ड मार्केट. वन एग्जांपल इज गिवन ऑफ चाइनीज टॉयज इन 60 पेज नंबर 60. इसमें ये है कि जो पहले जो इंडियन कंपनीज टॉयज प्रोड्यूस कर रही थी उसकी जो कॉस्ट है मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई आती थी, तो कंज्यूमर्स के लिए इतना इजी नहीं था टॉयज खरीदना. आफ्टर द कमिंग ऑफ चाइनीज प्लास्टिक टॉयज टू इंडियन मार्केट, जो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मिला, जो चाइनीज टॉयज थे इंडियन टॉयज से जो है 60-70% लेस कॉस्ट में आ रहे थे और धीरे धीरे और इतने अट्रैक्टिव डिजाइन्स थी कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और धीरे धीरे इंडियन मार्केट को पूरा रिप्लेस कर दिया चाइनीज टॉयज ने. तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस हेडिंग. तो बेटा आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन वी विल क्लियर थ्रू गूगल मीट. बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में आपका आ रहा है. मेन अपन ने पढ़ा कि प्रोडक्शन कैसे अक्रॉस द कंट्रीज, पहले सिर्फ सेल हो रहा था अक्रॉस द कंट्रीज, अब प्रोडक्शन भी अक्रॉस द कंट्रीज होने लगा. आ रही बात समझ में? धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन चीजों का, एक आइटम का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो अलग अलग कंट्रीज में प्रोड्यूस होने लगे. पहले जो लिमिटेड आइटम एक्सचेंज होते थे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फॉर्म कैसे ले लिया कि अब लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, चाहे स्टडी पर्पज से, चाहे सर्विस पर्पज से. कल्चरल एक्सचेंज होने लगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होने लगा, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मार्केट बन गया. आफ्टर दैट अपन ने एमएनसीज का देखा कि एमएनसीज किन चीजों को देखकर कहीं भी अपना सेटअप लगाती है, तो मार्केट को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, लेबर को और अदर फैक्टर्स को. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखा, जब फॉरेन कंपनी आके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है फॉर बाइंग एसेट्स, लैंड, एनीथिंग, फॉर ओपनिंग कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फिर अपन ने देखा कि व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच एमएनसीज जो है do the
प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, तो अपन ने देखा थ्रू पार्टनरशिप, by buying the local companies or by giving order to small producer and selling that items in their own name. ठीक है, फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल देखा. आफ्टर दैट अपन ने देखा कि फॉरेन ट्रेड के जो बेनिफिट्स है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को क्या है, कैसे जो है फॉरेन ट्रेड के थ्रू मार्केट कनेक्ट होता है, ये अपन ने आज देखा. चाइनीज टॉयज का लास्ट एग्जांपल देखा. तो आज यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं. रिमेनिंग चैप्टर आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.